नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री मोदी ने आज महाराष्ट्र को 11,200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की दी सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुणे मेट्रो के एक खंड का किया उद्घाटन। पीएम ने कहा, आधुनिक शहरों की जरूरत के मुताबिक काम कर रही है मौजूदा सरकार। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में कहा, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के 10 साल हुए पूरे। मेक इन इंडिया अभियान से भारत बना मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस। पीएम ने की युवाओं से क्रिएट इन इंडिया चैलेंज में भाग लेने की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल पूरे होने पर देशवासियों को दी बधाई। मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों से किया स्वच्छता अभियान से जुड़ने का आह्वान। जम्मू कश्मीर में आज थम जाएगा अंतिम चरण का प्रचार। राजनाथ सिंह गुरेज और बांदीपुरा में भरेंगे हुंकार। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता भी मैदान में डटे। हरियाणा में चुनावी संग्राम जारी। अमित शाह की आज 3 जनसभाएं। जेजेपी एएसपी गठबंधन ने जन सेवा पत्र के नाम से जारी किया घोषणा पत्र। हरियाणा में पैदा होने वाली हर फसल एमएसपी पर खरीदने का किया वादा। नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाही। अब तक 125 की मौत व 64 लापता। नेपाल के कार्यवाहक प्रधानमंत्री प्रकाश मान सिंह ने सभी सरकारी मशीनरी को त्वरित आपदा प्रतिक्रिया जुटाने का दिया निर्देश। नेपाल के चलते बिहार में बाढ़ के हालात। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पटना में बुलाई बड़ी बैठक। और इजरायली हवाई हमले में हिजबुल्लाह चीफ की मौत के बाद दक्षिण एशिया में भारी तनाव। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आज भी भीषण बमबारी जारी। ईरान ने दी बदले की धमकी। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के लिए कुल 11,240 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण किया, जिसमें सोलापुर हवाई अड्डे का उद्घाटन और सावित्रीबाई फुले के ऐतिहासिक स्मारक का भूमि पूजन शामिल रहा। अहम रहा पुणे मेट्रो के 6 किलोमीटर लंबे खंड का लोकार्पण। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्वार गेट तक का खंड है। वहीं स्वार गेट से कात्रज सेक्शन का भूमि पूजन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आधुनिक शहरों की जरूरत के मुताबिक मौजूदा सरकार काम कर रही है, जबकि पहले की सरकारें काम लटकाती थीं। इसी साल मार्च में मैंने रूबी हॉल क्लिनिक से रामवाड़ी तक मेट्रो सेवा का लोकार्पण भी किया था। 2016 से अब तक इन 7-8 वर्षों में पुणे मेट्रो का ये विस्तार, इतने रूट्स पर काम की ये प्रगति और नए शिलान्यास, अगर पुरानी सोच और कार्य पद्धति होती तो इनमें से कोई भी काम पूरे नहीं हो पाते। पिछली सरकार तो 8 साल में मेट्रो का एक पिलर भी खड़ा नहीं कर पाई थी, जबकि हमारी सरकार ने पुणे में मेट्रो का आधुनिक नेटवर्क तैयार कर दिया है। वहीं प्रधानमंत्री ने 6400 करोड़ रुपए की बिटकिन परियोजना का भी लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में निवेश और रोजगार के अवसर मिलेंगे, जो विकसित महाराष्ट्र से विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगा। छत्रपति संभाजी नगर में लगभग 8000 एकड़ में बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया का विस्तार होगा। कई बड़े बड़े उद्योगों के लिए यहां जमीन अलॉट हो गई है। इससे यहां हजारों करोड़ का निवेश आएगा। इससे
हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। निवेश से नौकरी पैदा करने का ये मंत्र आज महाराष्ट्र में युवाओं की बड़ी ताकत बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मासिक कार्यक्रम मन की बात के माध्यम से एक बार फिर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए त्योहारी सीजन में वोकल फॉर लोकल की अपील की। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम को 10 साल पूरे हो गए हैं और मेक इन इंडिया के कारण देश में अब विश्व स्तरीय उत्पाद बन रहे हैं। साथ ही पीएम मोदी ने युवाओं की प्रतिभा और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के क्रिएट इन इंडिया के तहत युवाओं से भाग लेने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को जहां एक तरफ 10 साल पूरे हुए हैं, वहीं देश में उत्पादन को बढ़ावा देने की केंद्र सरकार के मेक इन इंडिया अभियान को भी 10 साल पूरे हुए हैं। इस अभियान की सफलता से हर वर्ग को फायदा मिल रहा है। भारत में एक तरफ स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा मिल रहा है, तो दूसरी तरफ अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित कर रहे हैं। आज देश में विश्व स्तरीय उत्पाद बनने के कारण निर्यात को भी बढ़ावा मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज भारत मैन्युफैक्चरिंग का पावर हब बनकर उभरा है, जिससे कि युवाओं को भी रोजगार मिल रहा है। आज भारत मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस बना है और देश की युवा शक्ति की वजह से दुनिया भर की नजरें हम पर है। ऑटोमोबाइल्स हो, टेक्सटाइल्स हो, एविएशन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर डिफेंस, हर सेक्टर में देश का एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। देश में एफडीआई का लगातार बढ़ना भी हमारे मेक इन इंडिया की सफलता की गाथा कह रहा है। अब हम मुख्य रूप से 2 चीजों पर फोकस कर रहे हैं। पहली है क्वालिटी, यानी हमारे देश में बनी चीजें ग्लोबल स्टैंडर्ड की हों। दूसरी है वोकल फॉर लोकल, यानी स्थानीय चीजों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिले। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नए नए क्षेत्रों के आने से रोजगार के नए नए अवसर सामने आ रहे हैं। इसके लिए केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए क्रिएट इन इंडिया थीम के तहत 25 चैलेंजेस शुरू किए हैं और इसमें सभी से भाग लेने की भी अपील की है। गेमिंग, एनिमेशन, रील मेकिंग, फिल्म मेकिंग या पोस्टर मेकिंग, अगर इनमें से किसी स्किल में आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं तो आपके टैलेंट को बहुत बड़ा मंच मिल सकता है। अगर आप किसी बैंड से जुड़े हैं या फिर कम्युनिटी रेडियो के लिए काम करते हैं तो भी आपके लिए बहुत बड़ा अवसर है। आपके टैलेंट और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने क्रिएट इन इंडिया इस थीम के तहत 25 चैलेंजेस शुरू किए हैं। ये चैलेंजेस आपको जरूर दिलचस्प लगेंगे। कुछ चैलेंजेस तो म्यूजिक, एजुकेशन और यहाँ तक कि एंटी पायरेसी पर भी फोकस्ड है। इस आयोजन में कई सारे प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल हैं जो इन चैलेंजेस को अपना पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। इनमें शामिल होने के लिए आप wavesindia.org पर लॉगिन कर सकते हैं। देश भर के क्रिएटर से मेरा विशेष आग्रह है कि वे इसमें जरूर हिस्सा लें और अपनी क्रिएटिविटी को सामने लाएं। पीएम मोदी ने युवाओं से जहां एक तरफ अपने टैलेंट और क्रिएटिविटी को सामने लाने का आग्रह किया है, वहीं उन्होंने त्योहार के मौसम में सभी से मेक इन इंडिया प्रोडक्ट खरीदने की भी अपील की है। वोकल फॉर लोकल के तहत पीएम मोदी ने एक बार फिर स्थानीय उत्पादों को खरीदने के अलावा इसे बढ़ावा देने की भी अपील की है। स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देने से ही भारत दुनिया में जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर होगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी प्रधानमंत्री का रेडियो कार्यक्रम मन की बात बेहद उत्साह के साथ सुना गया। हमारे संवाददाता निशांत सौरभ ने लोगों से बात कर उनकी प्रतिक्रिया जानी। देश के कोने कोने में ऐसे लोग जिनके अंदर प्रतिभाएं हैं, जो सामने नहीं आ पाई, वो मन की बात के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से वो आगे रखी गई, जिससे पूरा विश्व अब उन लोगों को देख रहा है। प्रधानमंत्री जी के मन की बात में मुख्य मुद्दा जो मुझे लगा, वो हमको जो हमारे मन को छुआ, वो था हमारी प्रकृति को कैसे हम लोग संजोए, चाहे जल के स्वरूप में हो, चाहे पेड़ लगाने के स्वरूप में हो, क्योंकि दोनों ही चीजें ऐसी है जो हमारी मानव जाति के लिए, आगे के लिए भी, आगे की पीढ़ियों के लिए भी बहुत जरूरी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात के कार्यक्रम में हर बार हमें कुछ ना कुछ नया देखने के लिए मिलता है, हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलता है। वो देश के उत्थान के लिए हर पहलू पर कार्य करते हैं। आज जो सबसे ज्यादा दिल को छुई बात वो है पर्यावरण प्राथमिकता। उस चीज को उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया है और मैं सारी जनता से यही कहना चाहूंगी, सारी महिलाओं से, कि अपने संग जूट का बैग लेके, कपड़े का थैला लेके चले, पॉलीथीन को दूर करें। इन सब चीजों से देश का बहुत विकास हुआ है। विदेशों में भारत की बहुत ज़्यादा छवि उभरी है, क्योंकि पहले इस चीज़ पर कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता था। नेपाल में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और भूस्खलन के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 125 हो गई है। सशस्त्र पुलिस बल नेपाल के प्रवक्ता उप महानिरीक्षक कुमार न्यूपाने ने 125 लोगों की मौत की पुष्टि की। साथ ही 64 लोग अभी भी लापता हैं, जबकि 61 से अधिक लोग घायल हैं। बारिश के कारण आई बाढ़ से 322 घर और 16 पुल क्षतिग्रस्त हो गए। कोसी से 853, मधेश प्रांत से 56, घाटी से 1500 और बागमती से 494 लोगों को बचाया गया है। नेपाल के कार्यवाहक प्रधानमंत्री प्रकाशमान सिंह ने सभी सरकारी मशीनरी को त्वरित आपदा प्रतिक्रिया जुटाने का निर्देश दिया है। देश भर में आज मौसम में थोड़ा सुधार देखते हुए त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के साथ ही देश के 8 अन्य एयरपोर्ट से घरेलू हवाई परिवहन सेवा बहाल हो गई है। इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल सिस्टम का इस्तेमाल करने वाली उड़ानों को आज रात 10 बजे तक की अनुमति दी गई है। गौरतलब है कि शुक्रवार और शनिवार को खराब मौसम के कारण 400 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई थीं। वहीं स्थिति पर चर्चा करने के लिए पीएमओ की तरफ से एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। नेपाल में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बरसात के चलते नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। अरुण, दूधकोशी, सुनकोशी, बागमती, नारायणी, तिनो और बाणगंगा और उनकी सहायक नदियां भी इनमें शामिल हैं। नेपाल के बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत एवं बचाव अभियान जारी है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जा रहा है। और वहीं नेपाल में भारी बारिश और बाढ़ का असर बिहार में भी देखा जा रहा है। आज सुबह 5 बजे कोसी बैराज वीरपुर से 6,61,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। 1968 के बाद ये पहली बार है जब इस बैराज से इतना पानी छोड़ा गया है। वहीं तटबंधों की सुरक्षा के लिए जल संसाधन विभाग की टीमें दिन रात तत्पर हैं। इस बीच बिहार में बाढ़ के हालात को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पटना में बैठक बुलाई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता में हुई बैठक में बाढ़ के हालात और उससे निपटने की तैयारियों की समीक्षा की गई। तो काफ़ी खराब हालात बने हुए हैं नेपाल में, काफ़ी लोगों की वहाँ पर मौत हो गई है और नेपाल में जो बारिश हो रही है उसका असर अब बिहार में देखा जा रहा है। बिहार के कई हिस्सों में, खासकर निचले इलाकों में पानी भर गया है। और आइए अब बुलेटिन में बात करते हैं जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए आज प्रचार का अंतिम दिन है। भाजपा, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी समेत सभी दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी है। तीसरे चरण में 1 अक्टूबर को 40 सीटों पर मतदान होना है। अधिकतर सीटें जम्मू संभाग की हैं। अकेले जम्मू जिले में 11, सांबा में 3, कठुआ में 5 और उधमपुर में 4 सीटें हैं। चुनाव के बाद मतगणना 8 अक्टूबर को होगी।
जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के तहत 40 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसमें 26 सीटें जम्मू और 14 सीटें कश्मीर रीजन की हैं। लेकिन असली लड़ाई जम्मू के हिंदू बेल्ट की सीटों पर मानी जा रही है। जम्मू में मौजूद हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को सशक्त करने में अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे कुछ युवा मतदाताओं से बात की। सरकार पेंशन वाली नौकरी देने वाली है। 5 साल के बाद कोई अग्निवीर ऐसा नहीं होगा जिसके पास पेंशन वाली नौकरी नहीं होगी। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अमित शाह ने वक्फ बोर्ड कानून को जल्द लाने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि इसे अगले सत्र में मंजूर किया जाएगा। वक्फ बोर्ड का जो कानून है, ये वक्फ बोर्ड के कानून से बहुत परेशानी है ना। एक कानून को एक शीत सत्र में हम सुधार कर सीधा करने का काम कर देंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जेजेपी एएसपी गठबंधन ने सिरसा से अपना घोषणा पत्र जारी किया। हरियाणा के पूर्व डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला और एएसपी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने इस घोषणा पत्र को जनसेवा पत्र के नाम से जारी किया है। इस पत्र में पूर्व गठबंधन सरकार के दौरान जेजेपी द्वारा किए गए विकास कार्यों का जिक्र किया गया है। साथ ही घोषणा पत्र में फसलों के लिए एमएसपी पर खरीद, फसल खराब होने पर 25,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा, जननायक फसल सुरक्षा स्कीम और 11,000 रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ते का वादा किया गया है। घोषणा पत्र में सभी भर्तियों के लिए एक ही बार मात्र 100 रुपये फीस, 1 लाख महिलाओं को सरकारी नौकरी, बुढ़ापा पेंशन 5100 रुपये, आशा और आंगनबाड़ी वर्कर्स को 21,000 रुपये वेतन और भिवानी को एजुकेशन सिटी बनाने का वादा किया गया है। और आइए अब दूसरी खबरों की ओर चलते हैं। उत्तराखंड युद्ध स्मारक और भारतीय वायुसेना अक्टूबर से नवंबर तक हिमालयन थंडर यानी वायु वीर विजेता कार रैली करने जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस रैली को 8 अक्टूबर को थोइस से औपचारिक रूप से हरी झंडी दिखाएंगे। कठिन और दुर्गम रास्तों पर 52 वायुसेना के वीर सियाचिन से लेकर तवांग की यात्रा करेंगे। पेश है हमारी संवाददाता नंदिता डागर की ये खास रिपोर्ट। वायुसेना के 52 जांबाज इस साल हिमालय पर्वतमाला पर कारों में सवार होकर दहाड़ेंगे। उत्तराखंड युद्ध स्मारक के प्रेसिडेंट तरुण विजय ने और वायुसेना ने सियाचिन के पास थोइस से लेकर अरुणाचल के तवांग तक हिमालयन थंडर कार रैली के लिए हाथ मिलाया है। 7,000 किलोमीटर लंबी ये कार रैली युवाओं को वायुसेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करेगी और भारत के वीर शहीदों की गाथा का प्रचार प्रसार करेगी। वायुवीर विजेता रैली नामक ये रैली उत्तराखंड युद्ध स्मारक के अध्यक्ष तरुण विजय के दिमाग की उपज है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस रैली को 8 अक्टूबर को थोइस से औपचारिक रूप से हरी झंडी दिखाएंगे। इससे पहले रक्षा मंत्री 1 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से इस रैली को रवाना करेंगे। थोइस एयरबेस समुद्र तल से 3,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर है। ये रैली बेहद कठिन और दुर्गम इलाकों और मौसम में अपने मार्ग में 16 स्थानों पर रुकेगी। 20 स्थानों पर वायुसेना के नायक स्कूल और कॉलेज के छात्रों से बातचीत करेंगे और उनमें रोमांच की भावना भरेंगे। नई दिल्ली से नंदिता डागर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में पैन आईआईटी एलुमनाई फाउंडेशन के शुभारंभ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। विदेश मंत्री ने विकसित भारत निर्माण के प्रयासों में विदेशों में रह रहे भारतीय समुदाय के योगदान को सराहा। इस अवसर पर डॉक्टर जयशंकर ने उन्नत तकनीक और विनिर्माण इकोसिस्टम विषय पर अपने विचार साझा किए। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। उन्होंने रायपुर स्थित पटुआ भवन में तेरा पंथ जैन समाज के कार्यक्रम में शिरकत की। रिश्तों की डोर ना हो कमजोर नामक इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी मौजूद रहे। हमने इतना बड़ा कार्यक्रम बनाया
हमारा महिला मंडल ने बनाया। ये हमारा महिला मंडल का कितना शक्ति है। हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ऑलवेज think about our Nari Shakti. It seems that here, how they organize this function is such wonderful function. A empowered women's organization is organized this function. I express my sincere congratulations and sincere thanks to you all, and I am very glad to participate in this meeting also. इजरायली हवाई हमले में हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद पश्चिम एशिया में भारी तनाव है। वहीं इजरायली सेना लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार हमले कर रही है। आज भी राजधानी बेरूत में हवाई हमले जारी हैं। उधर हिजबुल्लाह की तरफ से नसरुल्लाह की मौत का बदला लेने की बात कही जा रही है। हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए कई रॉकेट इजरायली इलाकों में गिरे, हालांकि उसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हिजबुल्लाह के समर्थक देश ईरान ने भी नसरुल्लाह की मौत के बदले की बात कही है। ध्यान रहे कि हमले में ईरान के प्रभावशाली रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के एक बड़े कमांडर की भी मौत हुई है। इस बीच हिजबुल्लाह ने हाशिम सफ़ीउद्दीन को अपना नया प्रमुख घोषित किया है। कई देशों ने सभी पक्षों से संयम बरतने का आह्वान किया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।